कार्यात्मक संगठन से आशय देखने के पश्चात कार्यात्मक संगठन का स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्य के आधार पर कोई ब्रांच, कोई शाखा जिसको बनाया जाता है कि इस कार्य के आधार पर वो काम करेगी, तो कार्यात्मक संगठन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी आते हैं। और कई बार बेटा परीक्षा में ये संगठन, ये ढांचा बनाने के लिए आता है कि कार्यात्मक संगठन के ढांचा को बनाइए। ठीक है, आपको सिर्फ ये संगठन ढांचा तैयार करना है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले अंशधारी आते हैं, सबसे टॉप लेवल पे शेयर होल्डर, फिर आते हैं संचालक मंडल, डायरेक्टर्स, फिर आते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर उसके अंदर आते हैं उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवी वर्गीय विभाग, और विपणन के अंतर्गत पैकिंग, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट आते हैं। सबसे पहले अंशधारी क्यों लिया गया है? शेयर होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। कितना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, उसकी स्थापना के लिए पैसे की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है। उस फंड के लिए पैसा जो इकट्ठा होता है वो शेयर के थ्रू होता है। तो शेयर होल्डर वो व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए अंशधारी, सबसे ऊपर अंशधारी होते हैं। उस संगठन के मालिक अगर वास्तव में है तो वो शेयर होल्डर है, क्योंकि जो पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, वो मालिक कहलाता है। तो सर्वप्रथम अंशधारी आते हैं। अब शेयर होल्डर कोई एक तो होते नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, सबने मिलकर के पैसा लगाया है, तो कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं ऑनर उसका, सभी मिलकर के ऑनर है, तो ऑनरशिप तो बढ़ जाती है। इसलिए उस संगठन को चलाएगा कौन? डायरेक्टर, संचालक मंडल। ये वो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जो किसी संगठन की स्थापना करते हैं, प्रशासनिक नीतियां बनाते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाइयां करना होती है वो सब पूर्ण करते हैं। तो संचालक मंडल संचालन करते हैं उसका। संचालक मंडल के अधीन होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव। संचालक मंडल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। उस संस्था के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अंतर्गत 4 डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां उत्पादन हो रहा है। विपणन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो सेल का काम करता है। उत्पादन विभाग, यहां केवल उत्पादन हो रहा होता है, प्रोडक्शन करने का काम होता है। एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स डिपार्टमेंट, जो सेल्स को बढ़ाने संबंधी, नए नए मार्केट को खोज करने संबंधी कार्य करता है। इनका एक ही काम है इस विभाग का, सेल को बढ़ाना, नए कस्टमर की खोज करना, और किस प्रकार माल ज्यादा से ज्यादा बिके, बिक्री बढ़ाने का कार्य होता है विपणन विभाग का, मार्केटिंग का। उपभोक्ताओं की संतुष्टि बनाए रखना, उपभोक्ताओं की आदत, उनकी फैशन, उनकी रुचि आदि का पूरा ध्यान रख करके संस्था को पूरी जानकारी देना, यह विपणन विभाग का काम होता है। वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्त विभाग वो होता है जहां केवल पैसे संबंधी, फाइनेंस संबंधी बात होती है कि संस्था को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से उपलब्ध होगा, उसका पूरा हिसाब रखना। फंड की उपलब्धता कैसे हो रही है, पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कहां से माल खरीदना है, कौन सी संपत्ति खरीदना है, किस प्रकार है। जहां पर भी वित्त संबंधी बात आती है वो सारे निर्णय, सारे कार्य वित्त विभाग द्वारा किए जाते हैं। कोई नई ब्रांच डालना है तो पैसा चाहिए, नई मशीन खरीदना है तो पैसा चाहिए, नया जो है कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वहां पर वित्त की आवश्यकता होती है। तो
ये वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो केवल फाइनेंस पर कंट्रोलिंग करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगाता है, उस पर नियंत्रण करता है। सेवी वर्गीय विभाग, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, कर्मचारियों से संबंधित डिपार्टमेंट, काम करने वाले कर्मचारी, कर्मचारियों को किस प्रकार नियुक्त करना है, कितनी तनख्वाह देना है, उनके संबंध में क्या कार्रवाई करना है, क्या छुट्टी है किसकी, कितना पैसा काटना है, क्या नहीं, यानी वो सारे कार्य जो है सेवी वर्गीय विभाग के होते हैं। तो इस प्रकार संगठन चलता है। कार्यात्मक संगठन मतलब कार्य के आधार पर अलग अलग एक डिपार्टमेंट है, जहां पर शेयर होल्डर है, संचालक मंडल है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। जो सर्विस दे रहा है, सर्विस देने वाले कर्मचारी होते हैं। और विपणन मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए, माल को बेचने संबंधी कार्य के लिए इसके अंदर 4 विभाग अलग अलग होते हैं। इस विपणन विभाग का काम क्या होता है? पैकिंग डिपार्टमेंट, माल की पैकिंग किस तरीके से हो रही है, पैकिंग से आपके माल की गुडविल भी बनती है, एक अलग पहचान में आता है। तो पैकिंग डिपार्टमेंट पैकिंग का काम देखता है। विक्रय विभाग केवल सेल्स का काम देखेगा कि किस प्रकार सेल्स करना है। और विज्ञापन विभाग, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो हमारे प्रोडक्ट की जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचाता है, उनको अट्रैक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस प्रकार से हम विज्ञापन करें, ये विज्ञापन डिपार्टमेंट का काम होता है। और बाजार शोध मतलब नए नए मार्केट की खोज करना। जहां हमारा माल बिक रहा है वहां तो बिक्री को बढ़ाना ही है, बना के रखना ही है, और नई जगह भी ग्राहकों की खोज करना, बिक्री को निरंतर बढ़ाने का काम इस रिसर्च डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट का होता है। तो कार्यात्मक संगठन का ढांचा भी हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्यात्मक संगठन से क्या लाभ होते हैं। कार्यात्मक संगठन का पहला लाभ विशिष्टीकरण का लाभ। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत कार्य को बांट दिया जाता है अलग अलग। जब कार्य को बांट दिया जाता है, कार्य के आधार पर वो विभाग होता है, तो उसी काम को जब बार बार कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने कार्य में विशेष योग्यता हासिल कर देता है। उस काम को करते करते वो विशेषज्ञ हो जाता है। जब बार बार उस काम को करेगा तो उसमें नई नई टेक्निक, नए आइडियाज, नए विचारों का समावेश होगा, और काम को वो कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से पूर्ण करेगा। तो विशिष्टीकरण के लाभ, स्पेशलाइजेशन मिलता है। सामंजस्य एवं नियंत्रण, कार्यात्मक संगठन में सभी कर्मचारियों को कार्य बांट दिया जाता है, किसको क्या काम करना है, कौन किसके अधीन काम करने वाला है। जब सारे स्तर निर्धारित कर दिए जाते हैं तो सभी काम के बीच सामंजस्य बिठाना आसान हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा था इसके पहले कि ये अलग अलग विभाग है, उत्पादन, विपणन, वित्त विभाग। इन सभी के बीच आप आपस में क्या कर सकते हैं? सामंजस्य बिठा सकते, तालमेल बिठा सकते हैं। ये उत्पादन करेगा, उत्पादन होगा तो ये विक्रय करेगा, उत्पादन विक्रय होगा तो वित्त प्रभावित होगा, पैसा आएगा तो कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी। ऐसे सारे विभाग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड होने के कारण सभी के बीच सामंजस्य और नियंत्रण बना रहता है। एक डिपार्टमेंट को अपने ही काम को देखना है, इसलिए प्रॉपर कंट्रोलिंग हो जाता है। एक व्यक्ति को एक ही प्रकार के काम करना है तो वो अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सभी काम के बीच प्रॉपर, सभी कर्मचारियों के बीच प्रॉपर उचित तालमेल बिठा रहता है और मिलजुल कर सब काम करते हैं, जिसका लाभ संस्था को मिलता है।
प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। कार्यात्मक संगठन में हर कर्मचारी को कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है, तो हर व्यक्ति अपने कार्य को अपने अच्छे से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करता है, बाय द बेस्ट परफॉर्मेंस, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और जब अच्छे से अच्छा प्रदर्शन होता है तो सभी साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग हो पाता है, साधन हो या संसाधन हो, इन सभी का उचित उपयोग इस कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत हो पाता है। प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि, इंक्रीज इन मैनेजरियल स्किल, प्रबंध की क्षमता में विकास होता है, क्योंकि कार्य के आधार पर एक ही प्रकार के कार्य और उसके अंतर्गत सभी स्तर तय कर दिए जाते हैं, तो सभी को जब मैनेज किया जाता है तो मैनेजर की जो है स्किल में वृद्धि होती है, मस्तिष्क का विकास होने लगता है बिल्कुल तेजी से, हर काम को करने में उसको रुचि आती है, समय कम लगता है और वो हर काम में एक्सपर्ट हो जाता है। प्रबंध करने में, चाहे वो वित्त प्रबंध हो, चाहे विपणन प्रबंध हो, चाहे उत्पादन प्रबंध हो, चाहे सेवी वर्गीय प्रबंध हो, सारे कामों में वृद्धि हो जाती है, स्किल बढ़ती है एक ही काम को जब बार बार करते हैं। और सुविधाजनक पर्यवेक्षण, कन्वीनियंट सुपरविजन, देखते हैं कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत सभी को कार्य बांट दिया जाता है, तो हर कर्मचारी को अपने अधिकार और उत्तरदायित्व की जानकारी पहले से हो जाती है कि उसे क्या काम करना है, इसके लिए उसे क्या अधिकार दिए गए और क्या जिम्मेदारियां दी गई है। जब उसे इस बात का पूरा आभास हो जाता है, स्पष्ट उसको इस चीज का जो है ज्ञान होता है, तो काम को करने में बहुत ही सुविधा होती है, आसान हो जाता है, बार बार समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि काम पहले से ही उसे बता दिया गया है। सुविधाजनक पर्यवेक्षण, सुपरविजन जो करना है आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने देखा 8 बॉस अपॉइंट हो सकते हैं, हर काम के लिए हर व्यक्ति को अपॉइंट करा तो वो सुपरवाइजर अपने हिसाब से करेगा। टोली नायक हमने देखा, वो क्या करेगा, यूनियन लीडर है। रिपेयरिंग बॉस देखा हमने, वो केवल रिपेयरिंग को देखेगा। तो जब एक व्यक्ति एक ही प्रकार का काम देखा तो उसका जो है सुपरविजन जो है बहुत अच्छा होगा। पर्टिकुलर, लिमिटेड और एक ही प्रकार का काम उसको बार बार करना पड़ता है, तो उसके सुपरविजन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सरल एवं लचीला, कार्यात्मक संगठन सरल तो है ही है, फ्लेक्सिबल भी है। काम को कार्य को आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर काम का दायित्व ज्यादा है और अगर मान लीजिए कम से ही हो पा सकता है काम, तो काम को कम भी किया जा सकता है। हमारी योजना के अनुसार हमें और ज्यादा बढ़ाना है तो काम को बढ़ाया भी जा सकता है। तो चूंकि सबके काम तो निर्धारित है, बस उसके अंतर्गत थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, जो कि आसान है, कम या ज्यादा किया जा सकता है। कार्यात्मक संगठन के अभी हमने लाभ देखे, तो इसके दोष भी है, कमियां भी है। लाभ के बाद हम इसमें कमियां देखते हैं। कमियां क्या है? संगठन के उद्देश्यों की अवहेलना। इसमें कई बार क्या होता है बच्चों कि कार्यात्मक के अनुसार हर व्यक्ति अपने कार्य को कर तो रहा है, लेकिन कई बार वो उसमें वो मन लगा करके काम नहीं कर पाता है, वो अपने ही तरीके से काम करता है। संस्था क्या चाह रही है, संस्था के लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को वो ध्यान में ही नहीं रखते हैं। बस हमारी सुविधा के अनुसार काम होना चाहिए, जिस प्रकार वो संतुष्ट हो वैसा काम होना चाहिए। तो कई बार कार्यात्मक संगठन में कार्य के आधार पर काम को बांट तो दिया जाता है, काम भी निर्धारित हो जाता है, लेकिन अगर वो काम करने वाला कर्मचारी अगर संस्था के उद्देश्यों से परिचित नहीं है या संस्था के उद्देश्यों को वो महत्व ही नहीं दे रहा है, तो जिसके परिणाम स्वरूप आपका कार्यात्मक संगठन विफल हो जाएगा। क्योंकि जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया गया वो उद्देश्य आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
अवॉइडेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कई बार उसके जो ऑब्जेक्ट है हमारे उसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो ये एक कमी है। दूसरी कमी, समन्वय में कठिनाई। अभी हमने देखा कि सभी के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, ये उसका महत्व है, लाभ है। लेकिन जो सामंजस्य में स्थापित कर रहे होते हैं उसको सामंजस्य बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आसान नहीं होता है। सभी कर्मचारी अलग अलग काम कर रहे होते हैं, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं। सबको एक रूप लेकर के आना, काम में समानता लेकर के आना, इस काम को करने में बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि संस्था के अलग अलग स्तर पर अलग अलग कर्मचारी काम कर रहे थे। सबकी योग्यता अलग है, सबके सोच विचार अलग है, काम सबके अलग है, पर संस्था के नियमों के अनुसार सबको चलाना पड़ेगा। तो उन सबके बीच आपस में तालमेल बिठाना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। निर्णय में विलंब, अभी हमने देखा कि स्तर होते हैं, शेयर होल्डर है, फिर डायरेक्टर है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट है और भी है। तो ऐसे जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो डिसीजन लेने में कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत समय लग जाता है। निर्णय लेना है तो हमको हमारे उच्च स्तर के अधिकारी से बात करना पड़ेगी, वो उच्च स्तर के अधिकारी अब उसको जांच करेंगे, फिर वो अपने ऊपर के अधिकारी से सलाह लेंगे। तो ऐसा एक लिंक, एक स्तर बना रहता है। तो ऐसा करते करते सबसे टॉप लेवल तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो इससे निर्णय कई बार नहीं ले पाते हम और अवसर हाथ से निकल जाता है। अनावश्यक कर्मचारी, अनावश्यक जो ऑफिसर्स होते हैं वो बीच में विलंब कर देते हैं, लेट कर देते हैं, समस्याएं आती हैं। उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई, इसमें देखा हमने कि काम करने वाले कर्मचारी को अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों सौंप दिए जाते हैं। तो अधिकार का प्रयोग तो कर्मचारी करेंगे, लेकिन किसको क्या काम देना, ये उत्तरदायी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आसान नहीं है। उसके लिए योग्य व्यक्ति को चुनना पड़ता है और वो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को निभा पाएगा या नहीं, इस बात की जो है निश्चितता नहीं होती है। इसलिए किसको क्या काम सौंपा जाए, वह इसके योग्य है या नहीं है, इस बात का निर्धारण करने में भी अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संपूर्ण विकास नहीं, इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है, वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, उसको दूसरे कार्य की जानकारी ही नहीं रहती है। कार्य के आधार पर काम को सौंपा जाता है, तो वो व्यक्ति वही काम करेगा जो वो रोज करता है, जिसका उसको अनुभव है। अगर कोई दूसरे विभाग के कर्मचारी चले जाते हैं या कोई काम करना पड़े तो वो नहीं कर सकते, कारण क्योंकि उनका विकास तो हो रहा है, लेकिन एक ही प्रकार के काम का विकास हो रहा है। एक ही प्रकार के काम को वो कर सकते हैं, सारे काम नहीं कर सकते, इसलिए उनका विकास तो होता है लेकिन पूरा विकास नहीं हो पाता। और टीम भावना का अभाव, टीम भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना। तो जब ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, कई बार उनमें मतभेद हो जाते हैं, आपसी विचार विमर्श मिल नहीं पाते हैं, परिणाम स्वरूप उनमें टीम भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास नहीं हो पाता है, जिससे संगठन को बहुत नुकसान होता है। तो बेटा, अभी हमने कार्यात्मक संगठन की कमियां देखी। इस कमी के पश्चात हम इसकी उपयोगिता पर आते हैं कि ये संगठन कहाँ उपयोगी है। अभी हमने ये इसकी कमियां देखी कि संगठन में उद्देश्यों की अवहेलना हो जाती है, मतलब उसको टाल दिया जाता है, काम नहीं हो पाता, समन्वय नहीं हो पाता, सभी के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है, किसको क्या काम सौंपा जाए वो कठिनाइयाँ आने लगती है, विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है और टीम भावना का अभाव होने के कारण मिलजुल कर काम नहीं हो पाता है। इस कारण कार्यात्मक संगठन हमारा असफल हो जाता है।
तो प्रश्न अब ये आता है कि ये कार्यात्मक संगठन कहाँ उपयोगी है, किन परिस्थितियों में है, कैसे लागू किया जा सकता है। कार्यात्मक संगठन निम्न परिस्थितियों में उपयोगी है। कहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है? बड़े आकार के संस्थानों के लिए। आप बहुत बड़े स्तर पर कोई व्यापार कर रहे होते हैं और बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करना है, प्लांट डालना है, तो लेवल भी बहुत ज़्यादा होंगे, कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार जब बड़े आकार का कोई संस्थान आपको डालना है तो उसके लिए कार्यात्मक संगठन की आवश्यकता होती है। तो कहां उपयुक्त है ये? बड़े आकारों के संस्थानों के लिए। दूसरा, ऐसे संस्थानों में जहां क्रियाओं में विविधता है, मतलब बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के काम करना होते हैं। तो जब बहुत प्रकार की प्रोसीजर करना होती है तो वहां पर यह कार्यात्मक संगठन उचित है। उच्च कोटि के संचालन वाली संस्थाओं में, हाई लेवल की, बहुत बड़े लेवल पे जब काम हो रहा होता है तो उस हाई लेवल की इंस्टीट्यूट के लिए भी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होता है। ऐसी संस्थाएं जहां विशिष्टीकरण आवश्यक हो, जैसे मान लीजिए अलग अलग पार्ट्स उसके बन रहे होते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाए, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कार बनाने वाली कोई कंपनी है, वो कार को असेंबल कर रही होती है, क्योंकि इंजन कहीं और बन रहा है, स्टीयरिंग कहीं और बन रहा है, सीट कहीं और बन रही है, ठीक है, उसका और पूरा स्ट्रक्चर कहीं और बन रहा है। सब अपने अपने डिपार्टमेंट जो होते हैं उस प्रकार का काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जहां पर विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी होता है। विशिष्टीकरण मतलब एक ही प्रकार का काम व्यक्ति को करना है तो वो अपने काम को बिल्कुल निश्चिंत होकर करता है। ऐसी संस्था जहां एक ही वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है, एक ही प्रकार का प्रोडक्शन होता है और उसका सेल होता है, तो उस एक ही प्रकार के प्रोडक्शन के अंतर्गत अलग अलग काम सबको दे दिए जाते हैं। और ऐसी संस्था जिसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक हो। अधिकारों का विकेंद्रीकरण मतलब स्थायी तौर पर काम करने का अधिकार दूसरों को दे देना। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि उच्च स्तर के अधिकारियों के हाथ में वो केंद्रित है, कुछ लोगों के हाथ में ही वो केंद्रित है कि वही निर्णय ले सकते हैं, वो केंद्रीकरण है। पर विभिन्न स्तर पर उसका अधिकार जब सौंप दिया जाए तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इन बड़ी बड़ी संस्थानों के लिए कार्यात्मक संगठन उपयोगी है।